वेलकम टू गज़ैल गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आई एम गुड। और आज मेरा एक व्लॉग एक डिफरेंट व्लॉग है, जो नॉर्मल घूमने फिरने वाला व्लॉग नहीं। मेरा एक दोस्त दुबई से यहाँ पे आया है, स्टूडेंट वीज़े पे आया है, और उसकी वाइफ इंडिपेंडेंट वीज़े पे आई है। तो ये व्लॉग बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकता है फॉर दोज पीपल हु वांट्स टू कम टू यूके फॉर स्टडी फॉर वर्क। ठीक है। और क्या क्या इसमें डिफ़िकल्टीज इनको पेश आई हैं, क्या क्या प्रोसेस में इनका फीसेस हुई लगी हैं, खर्चे हुए हैं, और साथ साथ क्या क्या स्कैमर्स जो है वो इन्होंने इनको छीलने की कोशिश की है। ठीक है। ये सब जो मालूमात है एक लेमैन की सूरत में ये आपको बताएंगे, ताकि आप लोगों के लिए, आगे आने वाले लोगों के लिए जो आना चाहते हैं फ्रॉम पाकिस्तान और फ्रॉम दुबई, फ्रॉम यूएई, एनीवेयर, आप आ सकते हो। क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र यासर भाई, थैंक्स। हाँ, बड़ा सरप्राइजिंगली और बहुत अच्छा लगा तुमको यहाँ पे देख के। बस सर ये बहुत लंबा सफ़र था हाँ और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह की हेल्प थी साथ में तो हो गया। हाँ। तो ये प्रोसेस अभी आपको बिलीव हो रहा है यू आर इन यूके और स्टिल नो स्टिल नॉट? हाँ स्टिल आई एम फीलिंग आई एम इन दुबई बट यस आई एम इन यूके एंड इट्स रियली नाइस हाँ। नाइस फीलिंग्स या। जो बंदे पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं फॉर कमिंग फॉर वर्क वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा, और जो दुबई से करते हैं, व्हाट्स द डिफरेंस? देखें पाकिस्तान से जो लोग अप्लाई करते हैं उस और दुबई से अप्लाई करने का सिर्फ एक ही चीज़ है कि स्टेट वाइज पाकिस्तान का बहुत सारे स्टूडेंट्स यूके में जा रहे हैं, दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि वो बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट्स जो है वो यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से दूसरे कंट्रीज जैसे यूके हो गया या कनाडा हो गया, उन लोगों के ट्रस्ट इश्यूज हैं, तो वो पूरा अपना वेरिफिकेशन करते हैं। दुबई का ये है कि एक ट्रस्ट लेवल है कंट्रीज़ का एक दूसरे के साथ। दुबई में एक वेरिफिकेशन लेवल जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग है और लोग ट्राई करते हैं कि अपना जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है वो ही दें, तो दुबई का प्रोसेस थोड़ा इजी है पाकिस्तान से। और इसके अंदर यानी कि आप समझते हैं कि इसमें टाइम पीरियड है वो कम होता है दुबई में एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब कितना टाइम लगा आपको यहाँ पे प्रोसेस मैं करने में? अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था मार्च में, मैंने स्टार्ट कर दिया था अप्लाई करना। 2023? हाँ इस साल में। और 3 महीने लगे मुझे तकरीबन। उसके अंदर मैं एक्चुअली सबसे जो मेन चीज़ है उसमें एजेंसीज है। ठीक है, जितने भी एजेंट्स बैठे हुए हैं आपको 99% फेक मिलेंगे, और अगर कोई अच्छे मिल भी जाते हैं तो वो आपको लटका के रखेंगे कम से कम 6-7 महीना 8 महीना। ठीक है, उतनी देर में इनटेक्स का टाइम खत्म हो जाता है, फिर वो बोलते हैं चलो नेक्स्ट इनटेक में कर लो। तो मैं एक यहाँ पे एजेंसी थी आईडीपी। ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड है। और ये आईडीपी? आईडीपी? आईडीपी और ये बिल्कुल फ्री है, ये लोग कुछ पैसे नहीं लेते आपसे। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान में भी है, पूरी दुनिया में इनके ऑफिस हैं। और मैं उनके पास गया था, उनको ऑनलाइन मैंने चेक किया था, तो उनके पास जाने के बाद मैंने उनको अपना केस स्टडी दिया, उन लोगों ने स्टडी किया केस को। तो उन्होंने बोला कि जी ठीक है, उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शंस भेजी, तो उसमें से 5 यूनिवर्सिटी मैंने सेलेक्ट की थी। उसमें से एक यूनिवर्सिटी जो थी यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर, उसमें मेरा एडमिशन आ गया उस आईडीपी के थ्रू से। प्रोसेस बड़ा सिंपल था। ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बैचलर्स की डिग्रियाँ होती हैं, वो हो गया। उसके बाद आपने आइट्स करना होता है। आइट्स के पॉइंट्स होते हैं कुछ 6.5 और 5.5 से लेकर। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए आइल्स करने के लिए? आइट्स ब्रिटिश काउंसिल में होता है, कहीं से भी कर लो। जी। वो उसमें भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हैं, पैसे दे के आइट्स करवा लेते हैं और फिर एंड पे आके फंस जाते हैं, क्योंकि जो इमिग्रेशन ऑफिस है वो सब चेक करते हैं इन चीज़ों को। सही है। तो एक तो उस चीज़ से बचें, फ्रॉड करने से। दूसरा ये है कि आर्ट्स हो गया, डिग्रीज हो गई आपकी। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस हो, अगर आपका गैप है तो अपने वर्क एक्सपीरियंस साथ में लगाएं। ठीक है, और यही डॉक्यूमेंट चाहिए। और उसके बाद वीज़ा अप्लाई करते हो। मैं जब मेरा यूनिवर्सिटी से एडमिशन आ गया था तो मैंने अपनी फ़ीस पे की थी। फिर उसके बाद फ़ीस पे करने के बाद वीज़ा अप्लाई किया। मेडिकल फ़ीस भी उसी टाइम पे साथ में, 1 साल की इंश्योरेंस की आपकी वो भी लग जाती है साथ में। और मेरा वीज़ा जो था जब मैंने अप्लाई किया तो मेरा नॉर्मल स्टैंडर्ड वीज़ा जो था वो 5 दिन में आ गया था मेरा। हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हो आप? हाँ हेल्थ इंश्योरेंस जो वो। यहाँ एनएचएस वाले जो हाँ जो रिसीव करते हैं जी आपसे, जी। तो वो कितने इंश्योरेंस के पैसे होते हैं? मेरे ख्याल में नहीं, अब मेरा और वाइफ दोनों का मिला के कुछ कह लो आप 1200 पाउंड।
कुछ ऐसा। 1200 पाउंड आपके दोनों के मिला के फॉर 6 मंथ, नहीं 1 साल का। फॉर 1 ईयर। 1 साल का। ओके, फॉर 1 ईयर के लिए आपको 625 में पड़ेगा। हाँ 625 पर ईयर 625 पर, हाँ पर ईयर पर पर्सन। नेक्स्ट ईयर स्कीम इंक्रीज कर रहे हैं। अच्छा, ये जो है क्या नाम है, आपने ये सारा जो प्रोसेस किया और उसके कितने अरसे बाद जाके फिर आपको ये वीज़ा? जब सारे डॉक्यूमेंट सॉर्ट आउट हो गए और यूनिवर्सिटी से एडमिशन आ जाता है ना, उसको कास्ट लेटर बोलते हैं। पहले कंडीशनल आता है, उसमें अगर कुछ कंडीशंस होती हैं यूनिवर्सिटी बोलती है कि जी ये डॉक्यूमेंट्स दो, ये दो। अगर वो नहीं देते तो डायरेक्ट आपको दूसरा लेटर भेजते हैं अनकंडीशनल का। अगर वो आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर उसको आपको फीस देनी पड़ती है और वो आपको कास्ट दे देते हैं। कास्ट आपका जो लेटर होता है वही आपका मेन चीज होती है, जिसके ऊपर आपकी इंश्योरेंस होनी है, जिसके ऊपर आपके वीजे लगने हैं, जो यहाँ पे इमिग्रेशन में आके चेक होना है। कास्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बस। और उसके बाद जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कर रहे हो, किस कंट्री से। दुबई से मैंने जब किया था तो मेरा 4 दिन में आ गया था। मेरा नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रायोरिटी भी नहीं लगाया था मैंने, तो 4 दिन के अंदर दोनों मेरा और वाइफ का वीजा आ गया, दोनों साथ में। चले, अब मुझे सब ये बता दें कि जिस तरह से मैं स्पेशली पाकिस्तानी लोगों की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं, they think that you have to pay like millions and millions rupees to agent, like 20 लाख रुपया, 30 लाख रुपया सब फ्रॉड है, एजेंट्स को दोगे और आपको यहाँ का वीज़ा मिल जाएगा, इटली का वीज़ा मिल जाएगा, इसका भी। हालांकि उनका वीज़ा कंपेरेटिवली यानी कि ईजियर है यूके के वीज़े से, लेकिन अब यूके के वीज़े के लिए भी लोग कहते हैं भाई इतने पैसे दो आपको मिल जाएगा वर्क वीज़ा हो सकता है या कोई भी वीज़ा हो गया। तो उसके बारे में नहीं, उसमें देखो दो, अगर तो आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोसेस है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे जाओ, अगर आप खुद करना चाह रहे हो। यूनिवर्सिटीज़ जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी वेबसाइट पे जाओ, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते आप, ठीक है। उसमें यह है कि उसके लिए आपको मिलियनेयर करोड़पति होना चाहिए पाकिस्तान में। और अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हो जहाँ पे आपको एडमिशन इजीली मिल जाते हैं आपके मार्क्स के ऊपर, और अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है सब, तो वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आप सिटी वाइज जाओ, कौन से सिटी में यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे जाकर अप्लाई करते जाओ। हर सिटी की एक पब्लिक यूनिवर्सिटी रहती है। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी होगी, जैसे ग्लॉस्टरशायर यूनिवर्सिटी होगी, उसके बाद लंदन यूनिवर्सिटी, हर सिटी की अपनी अपनी होती हैं पब्लिक। तो सिंपल प्रोसेस है, वहाँ पे जाकर अप्लाई करो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, वो लोग आपको कंडीशनल या अनकंडीशनल लेटर भेजेंगे। उसके बाद उनको फीस दो, आपका कास आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल प्रोसीजर है। कोई भी एजेंट अगर बोलता है कि ये 6 से 8 महीने का प्रोसेस है तो वो झूठ बोल रहे हैं, वो आपको सिर्फ पागल बना रहे हैं। दूसरा रहेगी वीज़े की बात, कि ये जो बेच रहे हैं वर्क वीज़ास, वो तो जेन्युइन फ्रॉड है, ठीक है। उसमें आपसे 15,000 20,000 पाउंड्स लेते हैं वर्क वीज़ा का, और 3 साल का या 5 साल का कहते हैं कि जी वीज़ा लगेगा। यहाँ पे आने के बाद कंपनी 6-7 महीने बंद हो जाती है। तो वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, उससे बचना है। तो ज़रा जब बंद होगी तो फिर आप वो एक आपको निकलना पड़ेगा, इलीगल हो गए आप इस जगह पे उसी टाइम पे। तो आपके पैसे भी नहीं मिलने वाले वापस, और आपको यहाँ से निकलना पड़ जाएगा। तो दोस्तों ये देख लीजिएगा कि एज अ स्टूडेंट वीज़ा इट्स वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। डोंट गो टू एनी एजेंट और समथिंग लाइक दैट, यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। और कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए, एक नॉर्मल एक नॉलेज होना चाहिए आपको चलाने का, और आप खुद भी बैठे कर सकते हो बजाय इसके कि नहीं। तो जब भी आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूएस हो या कोई भी हो, तो सबसे बड़ा मेन मसला होता है, वो होता है अकोमोडेशन। Accommodation is not cheap and not easy to find, ठीक है। तो यही अब भाई से पूछते हैं कि इनको अकोमोडेशन के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े। ये भैया जी, अकोमोडेशन मैंने तकरीबन 1 महीना पहले स्टार्ट कर दिया था ढूंढना, तो दोस्तों को भी इन्फॉर्म किया। ऑनलाइन जहाँ पे 2 एप्लीकेशन हैं, एक्सपेयर ऐप है, एक और है जुपला करके कुछ। हाँ, जुपला है जुपला, प्रॉपर्टीज के। तो प्रॉपर्टीज, तो ये 2 एप्लीकेशन में जो है ना, वहाँ पे जाके स्टार्ट किया ढूंढना। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि हर बंदा यहाँ पे डिपॉजिट मांगता है आपसे, ठीक है। और आपको नहीं पता कि आप डिपॉजिट किसको दे रहे हो, वो जेन्युइन है या नहीं। आपका डिपॉजिट वो जा सकता है। तो उसमें बेस्ट यही है कि आप एटलीस्ट 1 या 1.5 महीना पहले अपना अरेंज करो, एकोमोडेशन का स्टार्ट कर दो ढूंढना। फेसबुक से एकोमोडेशन बिल्कुल अरेंज मत करो, क्योंकि वहाँ पे तो 90% स्कैमर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। वो लोग आपको घर का पिक्चर्स वगैरह दिखा के और आपसे पूरा पैसा लेके और गायब हो जाते हैं। जब आप यहाँ पे आते हो यूके में, तो आपको पता चलता है कि वो तो बंदा ऑनर ही नहीं था, उस घर का मालिक ही नहीं था। तो ये चीज़ों से बचना है आपने। दूसरा ये है कि अकोमोडेशन का सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि अगर आपको बिल्कुल नहीं मिल रही कोई भी अकोमोडेशन, तो होटल बुक करो 10 दिन के लिए,
ठीक है, यहाँ पे आके और यहाँ पे पहुँच के खुद जो है वो अकोमोडेशन को ढूंढो। और दैट वुड बी एक्सपेंसिव, क्योंकि 10 दिन का होटल यहाँ पे इतना कुछ चीप नहीं मिलेगा आपको। लेकिन उसमें बेनिफिट ये है कि एटलीस्ट आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, हाँ, इस चीज़ का है श्योरिटी क्योंकि कि आपका आपको फ्रॉड डिपॉजिट नहीं निकल होगा। जाएगा हाथ से। यहाँ पे डिपॉजिट भी बहुत बड़े बड़े हैं, 700 पाउंड 800 पाउंड डिपॉजिट है। वो आप दो के यहाँ पे आके आप बैठोगे, पता चलेगा जी बंदा ही नहीं है, ठीक है, वो घर का मालिक ही नहीं है वो। तो उससे अच्छा है कि चाहे 4-5 दिन के लिए होटल बुक कर लो, या फिर 1 महीना पहले अगर आपका जानने वाला है यहाँ पे, तो फिर उसको बोलो कि भाई जाके चेक करे वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन सब देखे वो बंदा ओरिजिनल है या नहीं है, और उस हिसाब से जो है अपना आप घर का बुकिंग करो। और अगर नहीं मिलता कोई तो फिर सबसे लास्ट ऑप्शन जो है वो होटल ही है। हाँ, होटल भी सस्ते हैं यहाँ पे। मैं भी देख रहा था, मैं डिसाइड किया था कि मैं होटल बुक कर लूँगा, तो मुझे मिल रहा था कि मैं 500-600 पाउंड में 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए। हाँ, तो उसमें 10 दिन तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आने का बंदा 4-5 दिन में ढूंढ लेता है। ये है। लेकिन यहाँ आके आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं हिसाब किताब होता है। बिल्कुल। तो इसके यानी कि आपको जो ये अब जहाँ पे आप रह रहे हो ये घर आपको ये शेड हाउस है या? हाँ, ये घर मुझे मिला स्पेयर रूम से, ठीक है, वहाँ से मैंने ढूंढा था, spareroom.com। spareroom.com से, और वहाँ से मैंने निकाला था ये घर। और मेरा दोस्त है यहाँ पे बर्मिंघम में, उसको मैंने बोला था कि यहाँ पे जाके यहाँ पे खुद आके इसको इंस्पेक्ट करे कि ये घर ओरिजिनली वो बंदा ऑन करता है या नहीं, या वो लैंडलॉर्ड है या नहीं। तो यहाँ पे आया, उसने आके पूरा अपना इन्वेस्टिगेशन की, मिला घर को, रूम्स देखे। यहाँ पे 5 रूम है टोटल, शेयरिंग में रहता है यहाँ पे मोस्टली, तो स्टूडेंट लाइफ में। तो देखने के बाद, सब कंफर्म करने के बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भेजा उन कंपनी वालों ने मुझे। फिर भी मैंने डिपॉजिट नहीं दिया पूरा। मेरे दोस्त ने उसको 100 पाउंड्स दिए और बोला कि जिस दिन आप लोग कीज दोगे उस दिन पूरा डिपॉजिट और रेंट मिल जाएगा। तो वो यहाँ पे आके फर्स्ट को कीज लेके अपने हाथ में, फिर उसने उसको डिपॉजिट और रेंट एडवांस में दिया। तो वो एक पूरा मतलब सिक्योर था कि कोई फ्रॉड ना हो, क्योंकि एंड लास्ट मोमेंट पे भी कुछ हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि यू आर गोइंग इन बिल्कुल एक स्ट्रेंज कंट्री में जा रहे हो, ठीक है, आपको पता ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों एक टॉपिक होता है सब चीज़ों के दरम्यान में जो आपको एक करना पड़ता है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो होती है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट, बेशक यू आर कमिंग फ्रॉम दुबई, यू आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी है। मैं आपको फिर से बताता चलूँ, दुबई प्रोसेस में या पाकिस्तान से आप किए गए प्रोसेस में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों में आपको बैंक स्टेटमेंट, आइल्स और ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। सिर्फ और सिर्फ जो भी अगर आपको फ़र्क लगेगा वो लगेगा टाइम का। टाइम जो है ना वो यहाँ पे बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दुबई में, बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। जी भैया, बैंक स्टेटमेंट का क्या? जी, बैंक स्टेटमेंट जब आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हो तो आपको बैंक स्टेटमेंट लाजमी दिखानी पड़ती है। मेरी बैंक स्टेटमेंट तकरीबन वाइफ के साथ कुल मिला के 80 से 90 लाख पाकिस्तानी आप बात कर लो, ठीक है, तो वो बनी थी मेरी। बैंक स्टेटमेंट मैंने तो ओरिजिनली बनवाई थी यहाँ से। तो पाकिस्तान में ये है कि लोग पैसे दे के अपना अकाउंट्स में पैसे रखवा लेते हैं, कर लेते हैं, तो कोशिश करें उस चीज़ से बचें, क्योंकि इमिग्रेशन यहाँ पे स्ट्रिक्ट है और वो लोग अपना चेक करते हैं पूरा, और अगर उनको थोड़ा सा भी डाउट आए तो वो केस को रिजेक्ट कर देते हैं। तो अपनी बैंक स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग रखें। एक बंदा अगर खाली जा रहा है स्टूडेंट, तो उसका मेरे ख्याल में 40 लाख 50 लाख पाकिस्तान का जो है वो बैंक स्टेटमेंट रखनी पड़ती है। तो ये एक है, स्टूडेंट वीज़ा के लिए 100% लाजमी चाहिए होती है, इसके बगैर वीज़ा नहीं है, और 1 महीने की मेच्योरिटी चाहिए होती है बैंक स्टेटमेंट में। तो यानी कि अगर आपने किसी ने पैसे आपको दे दिए बैंक में, अगर किसी ने आपको पैसे दिए तो आपको वो डेट्स जो आप मेच्योर करते हो ना, उस डेट से पहले पैसे डालो बैंक में, क्योंकि अगर आपने वो डेट्स दिखा दी जिसमें बल्क अमाउंट आ गई है, तो वो इमिग्रेशन उसके ऊपर क्वेश्चन उठाती है कि ये पैसे कहाँ से आए। अचानक पैसे आए और कहाँ फिर से आपको रसीदें दिखानी पड़ती हैं, ठीक है, फिर आपको जस्टिफाई करना पड़ता है, और जस्टिफिकेशन में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। और सेकेंडली, अगर फर्स्ट जिस तरह से किसी बंदे ने डाले हैं और आप वो वापस भी लेगा, जाहिर है वो, तो जब तक आप सेटल डाउन नहीं हो जाते उसको चाहिए कि उधर ही रखे। नहीं, उसमें यह है कि जब आपका बैंक स्टेटमेंट तब तक रखो आप जब तक आपके वीज़े नहीं आ जाते, ठीक है। जब आपके वीज़े आ गए हैं, वीज़ा आपने अप्लाई किया हुआ था, वीज़ा आ गया, और उसके बाद आपने अपनी टिकट्स बुक कर ली, 10-15 दिन पहले आप निकलवा सकते हो पैसे, ठीक है। फिर भी रिस्क रहता है क्योंकि एयरपोर्ट पे आने के टाइम पे भी ये लोग चेक कर सकते हैं। तो ये हम लोग इस इलाके को घूम रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं। ये भाई की जगह है, यहाँ पे आया है, यहाँ पे पार्क है छोटा सा, ये पीछे सब पार्क है। ये जगह जो है ये बहुत अच्छी जगह है। इस पार्ट ऑफ बर्मिंघम, बट इट्स नॉट एज डर्टी एज बर्मिंघम, क्योंकि वो
ये थोड़ा साइड पे आती है, Selly Oaks. सैली ऑक्स। So it's a neat and clean area. और यहाँ पे ये है कि मैंने जिस तरह से इनकी घर क्या है, रेंटल वैल्यू क्या है? रेंट मैंने यहाँ पे लिया है 1 room 750 pounds में, 750 पाउंड में 1 रूम including bills. इंक्लूडिंग बाथ Everything, yeah. Yeah, it's a in suite. इन So स्वीट bathroom is attached Uh-huh. and bills, electricity, water, everything is included. इंक्लूडेड है वो सारे बिल्स वगैरह है, जितना मर्जी ना हो। पाकिस्तान वाला चक्कर नहीं है जिस तरीके से आप कहोगे कि जी बिजली का बिल आ जाएगा तो बंद करो, ये वो चक्कर नहीं है। हाँ, तो बात हमारी हो रही थी स्टेटमेंट की। हाँ, तो स्टेटमेंट आप बेसिकली आप पैसे बेहतर यही है कि रख ही रखो। देखो स्टेटमेंट में ये है कि स्टूडेंट वीज़ा हो या डिपेंडेंट वीज़ा हो, स्टेटमेंट चाहिए आपको। ठीक है? तो स्टेटमेंट जो है वो आप मैच्योर करने के बाद, अक्सर ये होता है कि लोग मैच्योर करने के बाद जब वीज़े आ जाते हैं तो निकाल लेते हैं स्टेटमेंट से। तो उस चीज़ से परहेज़ करें, ठीक है? क्योंकि स्टेटमेंट जैसे ही आपने निकाली ना, हो सकता है कि इमिग्रेशन वीज़ा दे दिया है लेकिन उसके बाद वो चेक कर लें, ठीक है? और चेक करने में अगर आपका बैलेंस ज़ीरो है तो बिना कुछ पूछे आपको, बिना जस्टिफिकेशन के वो वीज़ा कैंसिल कर देते हैं। हाँ, तो गाइस ये याद रखिएगा कि उस वक्त तक पैसे ना निकलाइएगा फॉर द सेफ साइड, क्योंकि अगर आप उन रैंडम चेक्स में आ गए तो आप हीथ्रो एयरपोर्ट से भी या बर्मिंघम एयरपोर्ट जहाँ पे भी आप लैंड हुए हो किसी से भी आ रहे हो, हाँ। वहाँ से आप दोबारा डिपोर्ट। उसमें ये है हो कि सकते हो। यहाँ पे आप पाकिस्तान से आ रहे हो, किसी भी कंट्री से आ रहे हो, तो या वहाँ से जब आप निकलो तो निकलने से 1 या 2 दिन पहले अपनी वो स्टेटमेंट दोबारा निकलवा लो, ठीक है? क्योंकि आपका वीज़ा आता है उसके बाद 1 महीने बाद आप ट्रैवल करते हो, तो वो स्टेटमेंट जो है ना, वो जो रिसेंट होती है स्टेटमेंट, वो निकलवा लो। इन केस का एयरपोर्ट मुझे पूछा था इन लोगों ने, अच्छा पूछा था। स्टेटमेंट दिखाओ, तो मैंने स्टेटमेंट उनको दिखा दी थी, मैंने 10 दिन पहले निकाली थी। लेकिन दुबई से इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे डॉक्यूमेंटेशन को लेके। सब वो उन्होंने पूछा कि जॉब क्या करते हो, मैंने बताया सब, तो मेरी डिग्रीज चेक की और बस बोला कि ठीक है निकल जाओ आप। तो ये है कि स्टेटमेंट जो है वो पूछ सकते हैं आपको। मे भी अगर आप पाकिस्तान से आते होते तो फिर हाँ, मैंने कई स्टूडेंट्स देखे हैं यहाँ पे हिथ्रो एयरपोर्ट, जब मैं लाइन में था, बहुत सारे स्टूडेंट को आधा घंटा लगा, 45 मिनट इमिग्रेशन में वहीं पे खड़े होते, 45 मिनट्स और खड़े रहे वो क्वेश्चंस। और अभी देते साइड में कौन हाँ, उनको बिठा दें, साइड पे करना, किसी को अंदर लेके जा रहे हैं साइड पे, पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरा करते हैं। इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसमें अगर आपका वीज़ा लग गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको जब आप एयरपोर्ट पे आते हो आपको निकलने देंगे। यानी कि दोस्तों आप ये समझ लो कि ये नहीं कि हार पे लेके खड़े हुए हैं आपके लिए। इट कुड बी एनीथिंग, कुड बी अगर आप किसी स्कैमर तरीके से आए हो या किसी 2 नंबर तरीके से आए हो तो बेवेयर रहो इस चीज़ से। दोस्तों अगर आप कोई फौज डॉक्यूमेंट्स लगाते हो, जाली डॉक्यूमेंट लगाते हो, लाइक डिग्री के हवाले से या स्टेटमेंट के हवाले से या कुछ भी करते हो, वर्क एक्सपीरियंस के हवाले से, तो मेरा जैसा है बैन हो सकता है। मेरी जो लास्ट स्टडी थी वो 2011 में थी। अभी हम लोग हैं 2023 में, ठीक है, सितंबर में। तो मेरा गैप जो था वो सबसे ज़्यादा था, और उसमें जितनी भी एजेंसी के पास गया उन्होंने बोला कि नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा जो एक्सपीरियंस था वो वैलिड था। दुबई में मैंने 11 साल काम किया है, उसके मैंने एक्सपीरियंस लेटर लगाए साथ में, और मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आया वीज़ा अप्लाई करते हुए। अक्सर इंक्वायरीज आ जाती हैं कि जी आपका जो एप्लीकेशन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, तो आप जस्टिफाई करो। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि वो लोग वेरीफाई कर सकते हैं। अगर उनको डाउट आता है तो वेरीफाई करते हैं और फिर उसमें बंदा फंस जाता है। तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट जो थे सारे ओरिजिनल लगाए थे, और इसलिए मुझे कुछ भी इंक्वायरीज नहीं आई, और वीज़ा मेरा मतलब बहुत स्पीड से हुआ है। दोस्तों जब भी आप ऐसे वीज़ा आते हैं, ज़रूरी नहीं आप अकेले हो, आप सिंगल हो, मे बी आप एक फ़ीमेल हो और आपके साथ मेल भी हो, और आप मेल हो आपके साथ फ़ीमेल भी हो, तो जो उनका वीज़ा होता है, जब अगर आप एज अ स्टूडेंट वीज़े पे आते हो तो जो साथ में आपका पार्टनर होगा, आपका हस्बैंड, आपके वाइफ जो भी या गर्लफ्रेंड जो भी हो, वो एज अ डिपेंडेंट वीज़े पे आपके साथ इंग्लैंड आते हैं। जी बताओ डिपेंडेंट वीज़े के बारे में कुछ। जी, डिपेंडेंट वीज़ा जो है वो, मैं स्टूडेंट वीज़े पे आया हूँ, तो उसमें मेरी वाइफ डेफिनेटली डिपेंडेंट वीज़ा पे आई है। तो डिपेंडेंट वीज़े का प्रोसेस जो है बड़ा ही इजी होता है, लेकिन अभी बैड न्यूज़ ये है कि अगले साल से वो बंद कर दिया इन्होंने। जनवरी से लेकर आगे जितना भी है, कितने साल तक चलेगा नहीं पता, लेकिन जनवरी से लेके डिपेंडेंट वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा पे अलाउड नहीं है। हाँ, अगर आप PhD स्टूडेंट हो या रिसर्च प्रोग्राम्स में आ रहे हो तो फिर उसमें आप ला सकते हो फैमिली को, बीवी है, बच्चे हैं, उनको लेके आ सकते हो। लेकिन बाकी जो है मास्टर्स प्रोग्राम या बैचलर्स प्रोग्राम, उसमें डिपेंडेंट वीज़ा आगे नहीं चलेगा जनवरी के बाद से। तो गाइस जनवरी के बाद से कोई भी एजेंट आपको अगर कहता है डिपेंडेंट वीज़ा आपका लगेगा, इफ़ यू वांट टू डू मास्टर्स और बैचलर्स हियर इन UK,
वो गलत बोल रहा है उसके बातों में नहीं आइएगा। सिर्फ और सिर्फ PhD और सर्च प्रोग्राम सर्च प्रोग्राम्स में सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट वीज़ा लगता है। और ये कैसे लगता है, ये इसका क्या प्रोसेस है? सेम प्रोसेस सेम रहता है। जब आपका स्टूडेंट वीज़ा पहले आप अप्लाई करते हो, स्टूडेंट वीज़ा हो गया, उसके बाद आप खाली पासपोर्ट चाहिए होता है, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो चेकलिस्ट आपको UK की गवर्नमेंट वेबसाइट से मिल जाती है, तो वहाँ से आप जो है वो अपलोड करते हो और वो वीज़ा फाइल हो जाता है। वो बहुत इजी प्रोसेस रहता है। बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होती है साइड पे सेपरेट। अगर आपका मतलब एक्सपेंस है 1000 पाउंड्स अ मंथ, तो वाइफ का रहता है 600 पाउंड्स, ठीक है। डिपेंड करता है सिटी टू सिटी। लंदन में ज़्यादा है, यहाँ पे दूसरे अगर नहीं भी है तो कोई इतना हो नहीं, हाँ। अगर आप खुद इतना पे आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, अगर वाइफ के अकाउंट में शो भी नहीं करते तो कोई इतना इशू नहीं है, कोई इतना इशू स्टेटमेंट उतनी रहनी चाहिए बस, वो चाहे आपके अकाउंट में है या वाइफ के पास है। टोटल ऑल टुगेदर 25,000 पाउंड होने चाहिए इंक्लूडिंग एवरीथिंग, क्योंकि एज पर ईयर 9,000 पाउंड फॉर बोथ फॉर बोथ। For both. They calculate to 3 months, 3 years, 2 years visa. 9,000 pound for 2-3 years. 9,000 pounds for the student Student, yeah. plus I think 5,000 or 6,000 pounds for the wife. No, student is maybe 6,000, 3,000 pounds or something altogether. Because All together he's saying, मतलब all together जो है हम लोग- स्टूडेंट वीज़ा और प्लस डिपेंडेंट वीज़ा 9,000 ये per है year, ना, that's per what year। they call it. qualification. तो ये मुझे सिर्फ इतना बता दें कि कितना ओवरऑल आपका खर्चा हुआ है इन बहुत वीज़ा प्रोसेस में और वीज़ा में। टिकट्स तो चलो वेरियस होते हैं ना, टिकट तो आपका अपना डिपेंड करता है कि देखो वीज़ा फीस जो थी वो तो एक जो आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो उसकी तो 1200 है, ठीक है। 650 मेन एप्लीकेंट और 650 दूसरा, एक साल की वो रहती है पर ईयर। और दूसरा जो है आपका रह गया वीज़ा की फीस, वो मेरे ख्याल में 150 पाउंड है, ठीक है, एक बंदे की। तो दोनों का मिला के 300 पाउंड, हाँ 300 या इससे कम ही बनता है, ज़्यादा नहीं है। तो ये टोटल खर्चा मिला लो आप 1500-1600 पाउंड कर लो आप। ये 1600 आपका पाउंड जो है टोटल वीज़ा एप्लीकेशन, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस एक साल की, दोनों की मिला के हो जाता है। और यूनिवर्सिटी को जो अपने फ़ी पे करनी है वो अपने ऑलरेडी वो उसे वो अलग से उसमें इंस्टॉलमेंट्स रहती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको 3 इंस्टॉलमेंट कर देती हैं, कुछ जो हैं वो एडवांस में उनको पैसे देते हैं। हाफ फीस चाहिए और फिर 40% वो मांगते हैं दूसरा। और बस ये है, फीस तो अलग है। मिनिमम 30% तो है ही, 30% 30% तो है। फिर वो 1-2 महीने बाद से 20% और मांग ले, एटलीस्ट 50%। 50% देनी पड़ती है आपको। हाँ। उसके बाद एक और चीज़ है कि जो स्टूडेंट्स 18 महीने के वीज़े पे आते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे, यहाँ पे दूसरे प्रोग्राम भी होते हैं। मेरा 1 साल का है, कुछ स्टूडेंट्स का मिलता है 18 महीने का, ठीक है। उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको ज़्यादा टाइम मिलता है रहने का यहाँ पे, और आपको बीच में बहुत सारे महीने मिलते हैं जहाँ पे छुट्टियाँ होती हैं, तो उन छुट्टियों में आप फुल टाइम वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो वो ये है कि अगर आप वो ले रहे हो तो उसमें सिर्फ आपको पे क्या करना है, एक्स्ट्रा इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, बस उसकी फ़ीस बढ़ती है, बाकी सब सेम है। और अगर आपको ऑप्शंस हैं कि 12 से 18 महीने की, तो 18 महीने की चूज़ करो आप। अगर 12 महीने से 18 महीने पे जा सकता है तो वो मोर बेनिफिशियल है। सबसे ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज दिस गाय केम टू UK 2 सितंबर on 2nd of September, हाँ 5 days बिफोर, ठीक है। ये यहाँ पे लैंड हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला इनकी आगे की जर्नी बहुत आसान हो, बिकॉज लाइक जर्नी ऑफ 1000 माइल बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेप, और इन्होंने फर्स्ट स्टेप ले लिया आज, और आगे आगे चलते हैं, देखते हैं कैसा चलता है इनका, कैसा नहीं चलता। तो आप लोगों के लिए भी बड़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन है बाय दिस सॉलिड पर्सन जो जस्ट लैंड हुआ है UK पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन एंड डू व्हाटएवर यू वांट माय लवली फ्रेंड।